जो राजनीति की पगडंडियाँ होती हैं, इसमें इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं जिन पर एक स्वतंत्र लोकतंत्र को, एक जागरूक लोकतंत्र को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका हमारा विषय है इस रविवार की चर्चा में, राजनीति में परिवारवाद या परिवारवाद की राजनीति। तो स्वागत करिए, मेरी तरफ से स्वीकार, रसल रघुवंशी का आपका दोस्त। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे एक प्रसंग के साथ। प्रसंग है, जनता पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही थी और वह अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करती है और उस लिस्ट में कर्पूरी ठाकुर और उनके पुत्र दोनों का नाम रहता है। इस बात से खफा होकर कर्पूरी ठाकुर ने अपने शीर्ष नेतृत्व से कहा कि आपको यह निर्णय करना होगा कि इलेक्शन मैं लड़ूंगा या मेरा पुत्र लड़ेगा। एक पार्टी से या एक ही परिवार के दो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि परिवारवाद को बढ़ावा मिले। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्पूरी ठाकुर ने स्वतः से ही अपना टिकट वापस कर दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, जिससे कि परिवारवाद को बढ़ावा मिले। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात मनगढ़ंत लग रही हो, या फिर कर्पूरी ठाकुर का एक प्रोपेगेंडा या परिवारवाद से अलग होकर के एक नई राजनीति करने का विचार हो सकता है। इस घटना के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट मेरे समझ से आ रही है, वह यह है कि उस समय कम से कम राजनीतिक शुचिता या राजनीतिक जो माहौल था वह ऐसा अवश्य था कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को अपनी ही पार्टी से या अपनी से जिस पार्टी से वह जुड़ा हुआ है उससे से अधिक लोगों को नहीं इलेक्शन लड़ा सकता था, जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को पीछे हटना पड़ा या फिर कोई इंटरनल प्रेशर रहा होगा। तो लेकिन आज जो हमारी राजनीति है 21वीं सदी के भारत के 2021 की जो राजनीति प्रवेश कर चुकी है, वहाँ पर ऐसी कोई सूचिता आप नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे दल हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें एक ही परिवार के लोगों का इस प्रकार से वर्चस्व होता चला जा रहा है, जैसे राजनीतिक पार्टियां, लोकतांत्रिक पार्टियां ना होकर के एक कारपोरेट चलाया जा रहा है, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य इस प्रकार से प्रभावी होते जा रहे हैं कि सारे शीर्ष पद जो होते हैं, जो प्रमुख स्थान होते हैं, उनको एक परिवार के द्वारा ही भरा जाता है, विभिन्न पदों पर अपने आप को पदस्थापित करते हुए। तो ये बातें जो हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि यह परिवारवाद जो एक युवा है, जो नए लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, जिनका प्रयास है कि वो राजनीति में आकर के देश की सेवा करें और देश को आगे ले जाएं, उनके ऊपर ये इस प्रकार का ब्लॉकेज का काम करते हैं, इस प्रकार का रोक लग जाती है कि वह बेचारे छोटे मोटे कार्यकर्ता या कुछ निर्धारित पदों पर ही अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और जो शीर्ष पद है वह एक परिवार के हाथ में ही एक चाबी की तरह रहता है, जिसको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा सकता है। चाहे वह कितने भी इलेक्शन हारते चले जाएं, चाहे वो कितना भी गलत नीतियों को अपनी पार्टी में लागू करते चले जाएं, तो हमारे देश का एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि प्रतिभाशाली, योग्य और इस प्रकार के व्यक्ति सामने आए जिनका बिलीव पॉलिटिक्स में हो, ना कि परिवारवाद में, और जिनका जन्म राजनीतिक सेवा के लिए हो, देश की सेवा के लिए हो, ना कि परिवार द्वारा बढ़ाई गई लेगेसी को आगे ले जाने के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको अपने देश में मिलेंगे जो कि एक सर्वे के माध्यम से सामने आते हैं कि हमारे देश में 27 राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 70% से ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है। तो 27 परिवार में 70% ज़्यादा पॉलिटिकल पावर का केंद्रित हो जाना हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का जो संकल्पना है उसके बिल्कुल विपरीत है। ये होता कैसे है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई राजनीति, जिसमें लोहिया जी थे, लोहिया जी एक मुखर परिवार विरोधी थे और उनके शिष्यों ने जिस प्रकार से उनका आचरण किया, उनका अनुसरण किया और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया, तो लोगों के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी, उनके शिष्यों की भी बढ़ती चली गई। जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी थे, वह लोहिया के एक सच्चे, एक प्रबल और एक समर्थक उनके शिष्य थे, और उन्होंने जैसे जैसे राजनीति में अपनी स्थापित किया अपने आप को, जिस प्रकार राजनीति में उनकी मजबूती बढ़ती चली गई, उसका फायदा उन्होंने कहीं न कहीं एक अपनी अलग पार्टी बनाकर 1993 में
पार्टी बनाई और उसके बाद जब नेतृत्व को हस्तांतरित करने का मौका आया, जिस प्रकार से नेतृत्व को अगली पीढ़ी तक में ट्रांसफ़र करने का मौका आया, तो उन्होंने अपने पुत्र को ही चुना। जबकि समाजवाद और परिवारवाद दोनों बिल्कुल विपरीत धाराएं हैं। यह बात मैं नहीं कहता हूं कि परिवार के व्यक्ति को राजनीति में नहीं आना चाहिए, एक बिल्कुल गलत बात होगी। लेकिन समस्या यहाँ से यह खड़ी होती है कि जो व्यक्ति 50 साल, 40 साल, 35 साल से अपनी पूरी राजनीतिक विचारधारा और अपनी पूरी राजनीतिक समर्थन एक व्यक्ति में, एक नेतृत्व में देता है, और जब उस व्यक्ति को जो कि नेतृत्व कर रहा है उसे अपना ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना होता है, तो अपने परिवार के उस 30, 35, 25 साल के युवक को चुनना पड़ता है जिसके पास उतने अनुभव नहीं हैं जितना कि उनके अन्य साथियों के साथ थे। तो यह बातें इसी प्रकार से आप बिहार में चले जाइए, लालू यादव जो कि जेपी के एक शिष्य थे और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, और उन्हीं के बदले वह जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री हुए, एक युवा मुख्यमंत्री हुए। लेकिन इस युवा मुख्यमंत्री ने क्या किया ये पूरी दुनिया के सामने आप देख सकते हैं। एक पिछड़ा, एक इस तबके से आने वाले लालू यादव जो कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण हो सकते थे, पूरे समाज के लिए एक आइकॉन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने विभिन्न प्रकार के ऐसे कुत्सित कार्य किए इस प्रकार से जिसकी वजह से उन्हें जेल की सज़ा खानी पड़ी। और यह चीज़ की प्रमाणित हो चुका है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और उससे बढ़कर कि उन्होंने अपने परिवारवाद को इस प्रकार से प्रभावित कर दिया। या राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ उन्हीं के परिवार की चलती है, बाहर के लोगों का कुछ चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार से यह समस्या पूरे देश में फैली हुई है। चाहे आप कश्मीर में चले जाइए, अब्दुल्ला परिवार को आप देख सकते हैं, या फिर महबूबा मुफ्ती के परिवार को देख सकते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ भी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। आप साउथ इंडिया में चले जाइए, करुणानिधि ने जिस प्रकार से राजनीति में एक नयापन लाने का प्रयास किया, लेकिन जब उनको भी अपनी पार्टी में सत्ता हस्तांतरित करने का मौका मिला तो उन्होंने अपने स्टालिन और साथ ही साथ कनिमोझी अपनी बेटी को चुना, बेटी को सत्ता हस्तांतरित की। इसी प्रकार कर्नाटक में आपने HD देवगौड़ा को देखा, उन्होंने भी अपने बेटे कुमार स्वामी को अपने पावर ट्रांसफ़र किए। यह समस्याएं जो है क्षेत्रीय पार्टियों विशेष रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। और ये हम नेशनल पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस का नाम तो आना अवश्य संभावी है। जिस प्रकार से एक मुख्य विपक्षी दल पिछले 1 साल से ज़्यादा कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर अपना विरोध आगे बढ़ा रहा है, अपनी कार्य को आगे बढ़ा रहा है, क्या एक ऐसा दल जिसकी एक ऐतिहासिक और एक मजबूत इतिहास रहा हो इस देश की आज़ादी में, जिसने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया हो, इस देश की आज़ादी में नेतृत्व इस देश का किया हो, उस दल के पास 1 साल से ज़्यादा हो गया एक ऐसा अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है जो पार्टी की नीतियों को, पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच ले जाए और एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस देश का जो एक मजबूत सेवा हो सकती है उसमें अपना नाम अंकित करे और अपनी मजबूत दखल प्रस्तुत करे। तो ये बातें पूरे देश के लिए कहीं न कहीं समस्या का विषय बनती हैं। मेरा यदि अतिवादिता में ना चाहें तो इस देश की जो बड़ी बड़ी हमारी बुराइयां हैं, चाहे वह नक्सलवाद हो, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, इन तरीके के लगभग मैं पैरेलल इस परिवारवाद को भी मानता हूँ। क्योंकि जब अच्छी प्रतिभाएं, अच्छा मेधावी लोग आपकी राजनीति में नहीं आएंगे और उस देश का नेतृत्व तो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यह देश पिछड़ता जाएगा। और इसी प्रकार की बातें जो आपको कमज़ोर करती हैं, देश को कमज़ोर करती हैं, तो हमारी, आपकी, हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनें, इस परिवारवाद से इस देश को हटाएं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और साथ ही साथ जब मैं काशीराम के जीवन के बारे में एक दिन पढ़ रहा था तो मुझे ताज्जुब होता है कि 1977 में जब उन्होंने बामसेब की गठन किया तो गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों से जोड़ने के लिए अनवरत प्रयास किया। वो साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते थे। और 1984 में उन्होंने जो बसपा का गठन किया, बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया, उनका एक विजन था कि हम समाज के कमज़ोर तबके को एक साथ लेकर के उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व या राजनीतिक स्थान उनको दिलवाएंगे, उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी उनको दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से मायावती ने उस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आज वहाँ भी परिवारवाद हावी है। वो उनका भी प्रयास है कि उनके भाई का पार्टी में दखल हो और उन्हें एक महत्वपूर्ण पद भी इसके कारण दिया गया, जिसकी वजह सिर्फ मायावती अपने का परिवारवाद था। और इसमें कहीं न कहीं जो एक सपना लेकर के
काशीराम जी चले थे, जिन्होंने अपने पिता, माता, भाई और अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ दिया और जीवन भर परिवारवाद का विरोध किया, कभी घर नहीं गए। उनका कहीं न कहीं यह सपना या पुरुषार्थ या मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और जो एक स्थान मिलना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी को, गरीबों की आवाज़ को आने के लिए, वहाँ परिवारवाद हावी होता चला जा रहा है। वही बातें आप तृणमूल कांग्रेस में देखेंगे, वहाँ भी वही परिस्थितियाँ हैं। वहाँ पर भी ममता बनर्जी का यह सपना है कि हमारे परिवार से ही अगला नेतृत्व सामने आए। और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार भी अपने भाई भतीजों और बेटी को ही अपनी सत्ता और अपना पावर, अपनी पार्टी की जो नेतृत्व है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और काफ़ी हद तक सफल भी हैं। तो हमें समझना होगा, हम एक इस देश के नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि इन प्रकार की बातों से अलग हट करके हमें ऐसे नेतृत्व को मौका देना होगा जो कि इस देश के बारे में सोचता है, जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, ना कि सिर्फ लेगेसी को लेकर के, ना कि परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ सकता है। यदि परिवार में कोई अच्छा नेतृत्व आ रहा है जो कि कैपेबल हो, जो कि सक्षम हो और जो अपनी देश की नीतियों को आगे बढ़ा सकता हो, ऐसे लोगों को चुनने में कोई प्रॉब्लम। लेकिन हमें निर्भीक विवेक के साथ इन सब पर निर्णय लेना होगा कि आखिर किसमें वह योग्यता है, किसमें वह सक्षमता है। यदि परिवारवाद से अलग की हम बात करें तो सिर्फ भारत में मोटी मोटा मूल रूप से दो पार्टियां ही सामने आती हैं, एक वामपंथ और एक दक्षिणपंथ। दक्षिणपंथ का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी। हालांकि यहाँ भी परिवारवाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अपने पिताजी या अपने उससे पूर्व एंसेस्टर्स की संत के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बल पे वो पार्टी में टिकट पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह उतनी व्यापक समस्या यहाँ पर अभी भी नहीं है जितनी कि अन्य राजनीतिक दलों में, विशेष रूप से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में और एक नेशनल पार्टी में है। वामपंथ में तो अभी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं नजर आई है। लेकिन उनकी नीतियों से मैं थोड़ा सा असहमत हो जाता हूँ कि किस प्रकार से देश के डेवलपमेंट किया जाए। आप कोर वामपंथ होकर के या कोर दक्षिणपंथ होकर के देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। और यदि आपको एक मध्य मार्ग का अपनाना होगा जो इस देश को आगे ले जाए, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि एकजुट होकर के, एक साथ आकर के हमें इस देश को आगे ले जाना है। देश आपका है, हमारा है, हम सबका है। तो इस देश के निर्णय में, इस देश को आगे ले जाने में हमारी भागीदारी अवश्य रूप से होनी चाहिए, जिसमें ना तो परिवारवाद हो, ना तो जातिवाद हो, ना तो क्षेत्रवाद हो, ना तो भाषावाद हो, ना तो नक्सलवाद हो, ना तो कोई भी इस प्रकार की समस्या ना हो, सिर्फ एक विकासवाद हो। तो यदि आप एकजुट होना चाहते हैं तो आपस में नीतियों के आधार पर, सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर, लोगों द्वारा, सत्ता द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर अपना मतदान करें। क्योंकि यह मत जो है, जो आपका वोट है, ये देश के लिए है, देश का है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी से विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और साथ ही साथ अपने अपनों का ख्याल रखें। और एक गुजारिश जो सदा मेरी तरफ से की जाती है, आज भी उसको मैं जारी रख रहा हूं। यदि मेरी बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने का आपको मौका मिल रहा है, तो इस चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को समाज में सकारात्मकता फैलाने के लिए एक नई उम्मीद के साथ, एक नए विश्वास के साथ इसको शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अगले रविवार तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।